हेलो स्टूडेंट, हम रिएक्शन मैकेनिज्म पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम आज एफआर के बारे में बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एफआर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एल्केन। और हम ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन से करते हैं, और हाइड्रोकार्बन में भी पहला हाइड्रोकार्बन एल्केन है। तो ये पहला रिएक्शन मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि 11th का एक टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे हेलोजिनेशन की। RH एल्केन है, इस पर हम X2 हेलोजन की रिएक्शन कराएंगे, यूवी लाइट H म्यू या हीट करेंगे तो यहाँ से हेलाइड बन जाएगा और HX हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होती है हमेशा। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। और इन रिएक्शनों के लिए हम कुछ रिएजेंट या कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इन कैटालिस्ट और रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, फ्री रेडिकल कैटालिस्ट प्रोमोटर या इनिशिएशंस, अर्थात वो कैटालिस्ट जो इस रिएक्शन को प्रोमोट करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। फ्री रेडिकल इनिबिटर्स, पॉइजनस, टर्मिनेटर्स और इसके वेंजर्स, अर्थात वो कैटालिस्ट जो रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं या रिएक्शन को स्टॉप करने का कार्य करते हैं। अब आती है बात, ये 2 टाइप के कैटालिस्ट हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो पहला, फ्री रेडिकल कैटालिस्ट प्रोमोटर में जो एग्जाम्पल है वो है एसिल पेरोक्साइड या एसिल पेरोक्साइड। तो आप इसमें एल्किल पेरोक्साइड ले सकते हो या एसिल पेरोक्साइड, कोई सा भी पेरोक्साइड हो, चाहे वो एल्किल हो चाहे एसिल हो। तो ये एल्किल पेरोक्साइड है। यहाँ से जब इसका होमो क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड होमो होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक के पास डिस्ट्रीब्यूट होकर ये पेरोक्साइड रेडिकल बन जाएगा। एसिल में RC डबल बॉन्ड होगा, यहाँ से वो होमो क्लीवेज होगा, इस तरह का आपका पेरोक्साइड बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आता है टेट्रा एल्किल लेड। इसके भी होमोलाइसिस से फ्री रेडिकल बनता है। तो R4 टेट्रा का मतलब 4, एल्किल लेड R ग्रुप हमने लिया, वो एल्किल लेड PB, इसको हिट करेंगे तो R रेडिकल बन जाएगा। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है TEL टेट्रा इथाइल लेड। और टेट्रा इथाइल लेड जो है एक एक्सप्लोजिव के रूप में हम यूज करते हैं इसको। अगला है एजो एल्केन। एजो एल्केन का भी जब हम होमो क्लीवेज करेंगे यहाँ से इसका, तो यहाँ से होमो क्लीवेज करेंगे तो आप देखिएगा इस बॉन्ड का यहाँ से होमो क्लीवेज होगा, एक इधर आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा। इस बॉन्ड का होमो क्लीवेज होगा, एक इधर आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका R फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे ही फ्री रेडिकल इनिबिटर्स जो रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन किस तरह से रिएक्शन को रोकता है? ये बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर है। जब होमोलाइसिस होगा तो इस बॉन्ड का ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो जाएगा। अब आपके पास जो R फ्री रेडिकल बना है वो फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन पे रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही R यहाँ पर अटैक करेगा तो ये तो R में हो जाएगा और आपका ये फ्री रेडिकल नेक्स्ट बॉन्ड से टूटकर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा और इस फ्री रेडिकल पे फिर R आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ फ्री रेडिकल बना, एक R यहाँ अटैच होगा, एक R यहाँ अटैच हो जाएगा, अर्थात इसमें आप देखिएगा कोई फ्री रेडिकल नहीं है। और हमें पता है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन तब तक ही स्टार्ट रहती है जब तक उसमें कोई फ्री रेडिकल एटम हो। तो यहाँ कोई फ्री रेडिकल एटम नहीं है, तो इसका मतलब अब आकर रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही एक एनो में आता है, तो आप देखिएगा इस बॉन्ड के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ओड स्पीशीज इलेक्ट्रॉन है। जब हम R कोई भी फ्री रेडिकल को यूज करेंगे तो ये फ्री रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और इसका एक ओड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड हो और R। अब आप देखिएगा इस एनो के पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब अब ये इस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। ऐसे ही ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन को हम क्लीवेज करेंगे, एक बॉन्ड इस पर एक इस पर, R है तो इस पर जुड़ जाएगा, R ये बन जाएगा, फिर दूसरा लेंगे ये R बन जाएगा। अब आप देखो ये पेरोक्साइड बन गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे थे किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए, लेकिन इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, पेरोक्साइड, अर्थात ये रिएक्शन को वापस स्टार्ट भी करवा देगा। इसलिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा नोट है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रखें कि ऑक्सीजन को हम इनिशियली इनिबिटर्स के रूप में यूज करते हैं। अर्थात जो ऑक्सीजन का यूज है वो इनिशियली हम इनिबिटर्स रिएक्शन को रोकने के लिए यूज करते हैं, बट लेटर इट बिकम इनिशिएशन, लेकिन बाद में ये इनिशिएशन के रूप में बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने भी एग्जांपल बताया कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एल्किल पेरोक्साइड है और एल्किल पेरोक्साइड इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाँ, अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं।
तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप। एक्स जब इसका हम एच म्यू यूवी लाइट टेम्परेचर 200 से 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, और ये एक होमोलाइसिस प्रोसेस है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसको मैंने एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला। और याद रखिए यूवी लाइट और जो एच म्यू है उसकी वैल्यू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2, अर्थात इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये बॉन्ड टूटेगा, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइसिस हो गया तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ऐसा वन टाइम होता है। अब आप देखिएगा एंडोथर्मिक मैंने इसको बोला है क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो एंडोथर्मिक पोल आर हेलोजिनेशन, कोई सा भी हेलोजिनेशन आप कराइएगा सारे हेलोजिनेशन एंडोथर्मिक होते हैं। तो अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखूँ तो ये रिएक्टेंट है, वो आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इनके बीच का जो गैप है ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। अब आता है इसका दूसरा चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में आपका जो हेलोजन फ्री रेडिकल बना है वो एल्केन पर अटैक करता है, तो एल्केन का होमोलाइसिस होगा, तो एक इस पर तो आर फ्री रेडिकल और एच बन जाएगा। एच जो फ्री रेडिकल है वो तो एक्स के साथ रिएक्शन करके एच एक्स बना लेगा और आर फ्री रेडिकल बन जाएगा। रिपीट मेनी टाइम, ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है और इससे आगे के लिए रिएक्शन कन्वर्ट होती रहती है। अब इसके लिए मैं अगर बात करूं तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि आपका लिया गया हेलोजन कौन सा है। तो हमें एक पॉइंट याद रखना है इसमें, फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन और क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, अर्थात एल्केन का फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन दोनों ही प्रोसेस एक्जोथर्मिक होते हैं, अर्थात यहाँ पर फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करने पर एनर्जी रिलीज होती है। जबकि इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हमेशा एंडोथर्मिक होगा। याद रखें क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन तो आपका एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन मीथेन का जो क्लोरीनेशन है वो एंडोथर्मिक होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन और आयोडोनेशन ऑफ एल्केन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन और आयोडोनेशन ऑफ एल्केन दोनों एंडोथर्मिक होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। तो अगर मैं इनके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम देखूँ तो इसमें दोनों ही प्रोसेस मिलेंगे। फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए तो मिलेगा आपका एक्सोथर्मिक, अर्थात एनर्जी लेवल डायग्राम नीचे की ओर, और ब्रोमीन और आयोडीन के लिए मिलेगा एंडोथर्मिक, अर्थात ऊपर की ओर। तो ये आपका आर एच एल्केन है, इस पर आपने एक्स फ्री रेडिकल की रिएक्शन कराई, ट्रांजिशन स्टेट बना, और जब रिएक्शन आगे गया तो अगर आपने एक्स आयोडीन और ब्रोमीन लिया तो ग्राफ ऊपर रह जाएगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर आपने एक्स फ्लोरीन क्लोरीन लिया तो रिएक्शन नीचे की ओर जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है कि फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन का जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप है वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन इसमें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एक्सेप्शनल है, वो एंडोथर्मिक है, जबकि ब्रोमिनेशन आयोडोनेशन ऑफ एल्कोहल हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं। इसी में एक और प्रोसेस होता है कि आपका जो आर फ्री रेडिकल बना है वो X2 हेलोजन के साथ रिएक्शन करके RH एल्किल हैलाइड बना लेता है और X फ्री रेडिकल बन जाता है। हाँ, ये रिएक्शन चाहे कोई सी भी हो, चाहे क्लोरीनेशन हो, चाहे फ्लोरीनेशन हो, चाहे ब्रोमिनेशन हो, चाहे आयोडीनेशन हो, सभी के लिए एक्सोथर्मिक होती है, अर्थात एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ होगा उसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ग्राफ होगा वो नीचे की ओर होगा। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आप देखिएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर होगा, और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा। अब आगे बात करते हैं। हाँ, कभी कभी दिक्कत ये होती है कि बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर आर एच जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ये आपका जो एल्केन है, इस पर एक्स फ्री रेडिकल करे तो वो आर एक्स बनाकर एच फ्री रेडिकल भी तो बना सकता है। लेकिन याद रखना ये प्रोसेस कभी भी नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अर्थात इसको ये बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, और इसी वजह से एच फ्री रेडिकल के रूप में नहीं बनता, अर्थात इसके चेन प्रोपेगेशन स्टेप में ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व कराना चाहता हूँ, देखिएगा आप लोग। द ग्राफ रिप्रेजेंट, मैंने ग्राफ बनाया आर एच एल्केन, उस पर एक्स फ्री रेडिकल लिया है, ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसे आर फ्री रेडिकल और एच एक्स बनाया है। इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट से लेकर रिएक्टेंट के बीच को तो हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, और इसके नीचे जो एनर्जी का जो ये डिक्रीजिंग हो रहा है इसको हम एनर्जी ऑफ मतलब रिएक्शन एनर्जी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये ग्राफ कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, CH4I, CH4Br, CH4Cl, CH4F। तो मैंने भी कहा था कि फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन के लिए तो ये ग्राफ, फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन के लिए तो यह एक्सोथर्मिक होता है, और आयोडोनेशन और ब्रोमोनेशन के लिए ये
एक एंडोथर्मिक होता है, लेकिन एक्सेप्शनली कि मीथेन का अगर क्लोरीनेशन कराते हैं तो वो भी एंडोथर्मिक होता है। तो ये भी एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक, यही एक रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक होगा। और हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है कि एनर्जी लेवल डायग्राम नीचे की ओर जा रहा है, तो अर्थात एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। अर्थात अगर ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट आता है इसका तीसरा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। और चेन टर्मिनेशन स्टेप सभी के एक्सोथर्मिक होते हैं। इसका रीजन क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल्स आपस में डिसोसिएट होकर एक स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं। तो आर आर दोनों एल्किल फ्री रेडिकल है, दोनों कंबाइन होकर आर आर बना लेंगे। एक्स एक्स दोनों कंबाइन होकर एक्स एक्स बना लेंगे, ये इसके माइनर प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट है। जबकि एक आर और एक एक्स मिलकर आर एक्स बनाते हैं जो कि इसका मेजर प्रोडक्ट है, इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। और इनके एनर्जी लेवल डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इनके एनर्जी लेवल डायग्राम में एक्स एक्स फ्री रेडिकल है, ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है, इसलिए इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और ये स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे, इसलिए एनर्जी को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के कारण ये रिएक्शन क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक होगा। तो एप्लीएबल फॉर ऑल फॉर्मेशनल रिएक्शन, कोई सी भी आपकी अगर फॉर्मेशनल रिएक्शन है, निर्माण की विक्रिया है, तो उन सबके लिए ग्राफ एप्लीएबल होगा। और यहाँ पर आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल होते हैं, और वो अनस्टेबल आपकी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होगी इस वजह से एक्सोथर्मिक ग्राफ होगा, और एनर्जी लेवल डायग्राम नीचे की ओर इस तरह से बनेगा। हाँ, और आप देखिएगा इस प्रोसेस के अंदर कोई भी बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हो रहा, अर्थात यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा। तो इसका जो तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, उसमें कोई भी बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप इज जीरो। उसका रीजन है कि नो बॉन्ड आर ब्रोकन, ओनली न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बल्कि नए बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, इसलिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी यहाँ नहीं होगी। इसके लिए मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, आप जरा क्वेश्चन को देखिएगा। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज लोएस्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अर्थात आपको बताना है इनमें से वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें लोएस्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, अर्थात संगठन या टक्कर की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो अभी हमने कहा था कि चेन टर्मिनेटिंग स्टेप जो है वहाँ पर केवल न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। और अगर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो उनके बीच में कोई कोलिजन भी नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि वो कौन सी रिएक्शन है जो चेन टर्मिनेटिंग का पार्ट है। और हमें पता है कि चेन टर्मिनेटिंग में हमेशा दो फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं। तो पहले में दो फ्री रेडिकल कंबाइन होकर CH3Cl बना रहे हैं, दूसरे में एक ही फ्री रेडिकल है, तीसरे में भी एक ही फ्री रेडिकल है, और चौथे में भी एक ही फ्री रेडिकल है। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन ही आपकी चेन टर्मिनेटिंग का प्रोसेस है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। नोट याद रखें, इन टर्मिनेटिंग स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, क्योंकि वहां पर कोई भी कोलिजन्स नहीं होता। अब हम इन रिएक्शनों के कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिएगा इन रिएक्शनों के कुछ की पॉइंट। हाइलोजी रिएक्शन जो होते हैं, अभी अपने पढ़ा कि इनमें एक स्टेप है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जो कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ती रहती है, इसलिए इसे हम चेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं। पहला इंटरमीडिएट, हमें पता है फ्री रेडिकल बनेगा जो कि RDS का पार्ट है, और अगर कहीं फ्री रेडिकल बनता है तो आपको पता है वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता। दूसरा रेट ऑफ FR/SR, फ्री रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्टिव रेट है, हमें पता है अगर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे डिपेंड करेगा। और हमें यह भी पता है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 3:1 होती है। इसका रीजन क्योंकि 3 डिग्री के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उतनी होगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कौन सा हाइड्रोजन सबसे जल्दी हटेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में से। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले हटेगा, फिर 2 डिग्री हटेगा, फिर 1 डिग्री हटेगा, CH3 वाला बाद में, क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन के हटने से बनने वाले फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन लें तो उनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है F2 की, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की। अर्थात F2 के केस में तो रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, बहुत विस्फोटक होती है। Cl2 में बहुत फास्ट होती है, Br2 में मॉडरेटली होती है, जबकि I2 में वेरी स्लो या बहुत धीमी रिएक्शन होती है। अब आती है कि ये रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी आपने डिसाइड की है वो किस बेस पर डिसाइड की है, हमें इसके बारे में पता करना है। तो ये जो रिएक्टिविटी डिसाइड की गई है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के आधार पर की गई है। रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और हमें पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
तो आप देखिएगा इस रिएक्शन को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऑर्डर किस तरह से हमने डिसाइड किया है कि F2 की सबसे ज़्यादा है और I2 की सबसे कम है। हमें पता है कि हम RH एल्केन ले रहे हैं, उस एल्केन पर XX हैलोजन का एडिशन करवा रहे हैं, जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होकर X इस पे जुड़ता है और H यहाँ से बाहर हो जाता है, तो RX हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और HX का बनता है। तो ये तो है ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर तो बॉन्ड टूट रहे हैं, और यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर नए बॉन्ड बन रहे हैं। हमें पता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड है, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप देखिएगा ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि रिलीज एनर्जी ज़्यादा है या रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा है। अगर रिलीज एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। अब इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम एक्स की बॉन्ड की एनर्जी की बात करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ X2, अर्थात X2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। हमें पता है बॉन्ड को तोड़ना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो XX बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी में, या इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की, फिर होती है फ्लोरीन की, फिर होती है आयोडीन की। अर्थात आयोडीन को तोड़ने के लिए सबसे लीस्ट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, जबकि क्लोरीन को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी आयोडीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और क्लोरीन की सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन ये तो केवल बॉन्ड एक्स बॉन्ड से हमने डिसाइड किया, जबकि हमको पूरा डिसाइड करने के लिए सभी के बॉन्ड एनर्जी से डिसाइड करना होगा। हाँ, वैसे तो हमारे दिमाग में बात आ रही होगी कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम आयोडीन की और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, फ्लोरीन के अंदर साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन की कंपेयर में कम होती है। ये एक एक्सेप्शन भी है। अब आती है बात नेक्स्ट CX बॉन्ड की, अर्थात इस बनने वाले बॉन्ड की। तो हमें पता है कि CX बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर CX बॉन्ड में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो CF वाले बॉन्ड में होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है और उसकी EN ज़्यादा भी है। उसके बाद Cl वाले में, फिर CBr में, फिर Ci में। तो आप देखिएगा कि CF बॉन्ड में रिलीज एनर्जी ज़्यादा है और ऐप के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी कम है, अर्थात ऐप को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। और जब CF बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। इसका मतलब रिएक्टिविटी जो है वो फ्लोरीन की ओर ज़्यादा बढ़ती हुई है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी जो देखा था उसमें इस तरफ जाने पर साइज ऑफ हेलोजन बढ़ रहा है, और साइज ऑफ हेलोजन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, और अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो इसका मतलब रिलीज एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब आता है तीसरा, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ HX। जो आपका HX बन रहा है उसकी बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ये भी फॉर्मेशन है, अगर फॉर्मेशन है तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो हमें पता है कि HF में F की EN ज़्यादा है, साइज छोटा है, तो यहाँ से भी एनर्जी रिलीज हो रही है। इससे कम एनर्जी Cl में, उससे कम एनर्जी Br में, उससे कम एनर्जी I में। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो F2 की सबसे कम है एक्टिवेशन एनर्जी, और I2 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो आयोडीन की सबसे कम है, लेकिन बाकी सब प्रोसेस में आयोडीन के लिए फेवर कंडीशन नहीं है, जबकि फेवर कंडीशन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के लिए आ रही है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा और आयोडीन की सबसे कम होती है। तो ध्यान रखें, नेट रिलीज एनर्जी मोर इन केस ऑफ फ्लोरीन। हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला है कि फ्लोरीन के केस में नेट जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन यह है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ I2 मिनिमम, I2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, फिर भी इट लेस रिएक्टिव टुवार्ड द FrSr, फिर भी FrSr के प्रति इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसका रीजन क्या है। तो देखो, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने के कारण I2 इजीली डिसोसिएट होकर 2I प्लस बना लेगा, 2I फ्री रेडिकल बना लेगा। ड्यू टू लार्ज इन साइज, आयोडीन लेस बॉन्ड एनर्जी एंड I फ्री रेडिकल इजीली फॉर्मेड। बट हमें पता है कि इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इसको रिएक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। इसी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने के बाद भी इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमें ध्यान रखना
कि आयोडीन की बोर्ड निकोटिन एनर्जी कम है लेकिन फिर भी उसकी रिएक्टिविटी कम है। उसका रीजन है हाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन फ्री रेडिकल। अब आती है कि FR-SR रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है। तो बेटा FR-SR के लिए कंडीशन है कि ये रिएक्शन हमेशा यूवी लाइट, एच म्यू या हीट की प्रेजेंस में ही होती है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन रिएक्शनों को स्टार्ट करवाने के लिए इनिशिएशन मॉलिक्यूल्स की भी आवश्यकता होती है। आगे बात आती है प्रोडक्ट RH एल्केन एक्स हेलोजन। अगर हम RH एल्केन को ऑक्सीजन में लेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट मोनो हेलो एल्केन डेरिवेट होगा, लेकिन अगर हमने हेलोजन को एक्सेसिज में ले लिया तो बार बार अटैक होगा, इस वजह से पॉली हेलो एल्केन डेरिवेट प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझा देते हैं। CH4 मीथेन है, X2 मैंने एक्सेसिज में लिया है तो पहला एक्सिस के साथ रिएक्शन करके मोनो बनाएगा, फिर दोबारा एक्स रिएक्शन करके डाई बनाएगा, फिर दोबारा रिएक्शन करके ट्राई बनाएगा, फिर रिएक्शन करके टेट्रा बनाएगा। अर्थात इस प्रकार से यहाँ पर हेलोजन का मिक्सचर बनेगा। ये तभी पॉसिबल है जब हेलोजन एक्सेसिज क्वांटिटी में है। आगे बात आती है कि नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट निकालने हो तो उसके अंदर जितने टाइप के या जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे, अर्थात जो एल्केन आप ले रहे हो उसमें जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर टोटल मोनो हेलोजिनेटेड आइसोमर्स पूछ रहा है या प्रोडक्ट पूछ रहा है तो हमें वहाँ पर स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आइसोमर्स दोनों को टोटल करके निकालना होगा। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इफ़ क्रेल सेंटर प्रेजेंट, अगर क्रेल सेंटर कहीं प्रेजेंट है तो हमें पता है वो पेयर ऑफ एनियोमर्स होंगे, और पेयर ऑफ एनियोमर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सर। तो वो किसका पार्ट होगा, रेसेमिक मिक्सर का पार्ट होगा। नेक्स्ट पोर्शन आता है इसका रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो हम फ्लोरीन और आयोडीनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि फ्लोरीन वाली एक्सप्लोजिव है और आयोडीन वाली वेरी स्लो रिएक्शन है। तो हम केवल दो ही रिएक्शनों के लिए सबसे ज़्यादा बात करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। तो याद रखना रिएक्टिविटी क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, बट सेलेक्टिविटी ब्रोमीन की क्लोरीन से ज़्यादा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या IIT में क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाइज, और बच्चे इसको गलत कर देते हैं क्योंकि उनको एक ही बात याद रहती है कि रिएक्टिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है। हाँ, रिएक्टिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है लेकिन सेलेक्टिविटी क्लोरीन की नहीं, ब्रोमीन की ज़्यादा है। वो कैसे, इसके लिए आप देखिएगा रिलेटिव रिएक्टिविटी। हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अर्थात हेलोजन क्लोरीन के अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1 है, 2 डिग्री के लिए 3.8 है और 3 डिग्री के लिए 5 है। अर्थात क्लोरीनेशन के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो रिलेटिव रेट है वो 1:3:8, 3.8:5 है, जबकि ब्रोमीन के लिए 1:82:1600 है। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ब्रोमिनेशन की सेलेक्टिविटी क्लोरीनेशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में जब हम ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और बात आती है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड। हमें अगर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड, अर्थात आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसकी यील्ड निकालनी हो तो उसके लिए हम लिखेंगे रिलेटिव यील्ड, और रिलेटिव यील्ड बराबर होता है रिलेटिव रिएक्टिविटी जो भी आपने ली है उसकी, और नंबर ऑफ सिमिलर हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन उससे मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव रिएक्टिविटी यही है, जैसे 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और अगर एक नंबर ऑफ सिमिलर हाइड्रोजन, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4 कर देंगे। ऐसे देखो 2 डिग्री की रिलेटिव रेट है 3.8, और अगर उसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 है तो 3.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में अगर परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो कैलकुलेटेड यील्ड, जो उसकी कैलकुलेटेड यील्ड आई है उसे ऊपर लिखेंगे, टोटल जो यील्ड है उसे नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हम उसकी परसेंटेज यील्ड निकाल देंगे। आगे हम इसकी नेक्स्ट जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।